एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो आइडियल गैस है, जो आइडियल गैस है वो अंडर ऑल कंडीशंस बॉयल्स चार्ल्स गैलुसेक एवोगैड्रो मीन आइडियल गैस इक्वेशन। और इसका भी तीसरा मतलब ये निकला भाई सभी गैस लॉज को सभी गैस कंडीशंस में फॉलो करती हैं। क्लियर? हमें लिखना पड़ेगा ओबे गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस, सभी कंडीशंस में जो गैस लॉज को ओबे करे उसको बोलते हैं आइडियल गैस। क्लियर? चार्ल्स को, एवोगैड्रो को, इसके अलावा बॉयल्स को, आइडियल गैस इक्वेशन को, सभी कंडीशंस में। इसका एक दूसरा वर्जन और बना दूं, गैस रिमेन्स गैस, गैस रिमेन्स गैस। अगर कोई गैस गैसी रहे, अगर कोई गैस गैसी रहे तो उसको बोलते हैं आप लोग आइडियल गैस। ठीक है जी। अब मुझे बात करनी है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में आइडियल गैस तो बोल ही रहे हैं, इसके अलावा आइडियल गैस को एक बार एक नया नाम भी दे देते हैं हम लोग, परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस का मतलब जो ऑलवेज ही गैस रहे, चाहे कंडीशंस कुछ भी हों। ठीक है जी। अब हमारे पास, हमें ये भी पता है कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल आइडियल गैस का है ही नहीं। नो एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट और आइडियल गैस। अप्रोक्स परफेक्ट हो सकता है कोई भी, लेकिन एग्जैक्ट परफेक्ट हमारे पास कोई भी गैस नहीं है। क्लियर ना? अब हमें देखना और सीखना पड़ेगा कि रियल गैस क्या है। तो रियल गैस के बारे में मेरे को ये कहना है कि वही सेम फंडामेंटल जो गैस लॉज को ओबे कर रहा हो, लेकिन गैस लॉज को ओबे ये हमेशा तो करते नहीं है। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि रियल गैस वो है जो गैस लॉज को ओबे करेंगी, गैस लॉज को ओबे करेगी, ओबे द गैस लॉज अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। क्लियर? प्रेशर कम हो, ठीक है जी, और टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, मीन ऑपोजिट कंडीशंस ऑफ लिक्विफेक्शन, ऑपोजिट कंडीशंस ऑफ द लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन की जस्ट ऑपोजिट कंडीशन, मतलब गैस लिक्विड ना बन पाए, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, रियल गैस बोल दिया है। रियल गैस हमेशा गैस नहीं रहेगी, ये जब भी ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी, जब भी इसको ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी, जब भी इसको ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो ऑप्टिमम कंडीशन कौन सी है आपको पता है? वो ऑप्टिमम कंडीशंस कौन सी हैं आपको पता है? वो है कूलिंग करवाना और कंप्रेस करना, कूलिंग करना और इसको कंप्रेस करना। ठीक है जी। तो दोनों कंडीशंस ऐसी हैं जो क्या कर सकती हैं, इस गैस को क्या कर सकती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती हैं। कूलिंग कंप्रेस मतलब टेम्परेचर कम कर दो और प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर क्या कर दो, कम कर दो, और प्रेशर क्या कर दो, बढ़ा दो। तो ये कंडीशन गैस को गैस रहने नहीं देगी और उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी। तो इसीलिए रियल गैसेस वो हुई जो गैस लॉज को फॉलो तो करें बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है कि रियल गैस डिविएट क्यों हुई। तो हेडिंग मेरे पास है डिविएशन, क्लियर, ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है जी। डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से रियल गैसेस का डिविएट करना। इसके लिए मैंने कई तरीके बना रखे हैं। और एक बात और बता दूं, इज द कंप्लीट एंड डेप्थ स्टडी ऑफ द बॉयल्स लॉ। ठीक है जी। तो एक पहला तरीका लगाते हैं, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा मेरे को। पहला तरीका लगाते हैं। ठीक है जी। मेरे पास है क्या, एक कंटेनर है, ओके, इस पे मैंने पिस्टन लगा रखा है और इसके अंदर मैंने गैस भरी हुई है।
आइडियल गैस, ध्यान से सुनते रहिएगा बस। इससे मैंने गैस भरी हुई है आइडियल गैस, ठीक है। यहां प्रेशर मान लेते हैं कि आपके पास 1 atm था और इस गैस का जो वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर है, ओके। आपने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, मतलब 1 atm को 2 atm कर दिया आपने। अब नई हालत क्या होने वाली है उसको भी समझ लें। वही आपके पास कंटेनर है, वही सेम कंटेनर है, वही सेम कंटेनर, पिस्टन की लोकेशन अब थोड़ी सी डाउन आ गई है क्योंकि आपने उसको कंप्रेस कर दिया है, ठीक है जी। और अब जो प्रेशर यहां लग रहा है, अब जो यहां प्रेशर लग रहा है वो 2 atm हो गया, और यहां जो गैस का वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट करते हो, क्लियर, वो 500 ml हो गया। बच्चे इस पे कोई ऑब्जेक्शन तो कर नहीं सकते क्योंकि मुझे पता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, क्लियर। और टेम्परेचर आपने यहाँ कांस्टेंट, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मतलब स्टडी, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मतलब स्टडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर। और वो हो जाएगा आपके पास कौन, बॉयल्स लॉ का डेप्थ स्टडी। तो आइडियल गैस अगर है तो वॉल्यूम 1000 ml से कितना हो गया, 500 ml, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड भी था। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह एग्जाम्पल बदलना है, इसकी जगह एग्जाम्पल बदलना है, क्लियर। चेक कर लेते हैं जी। वही आपके पास कंटेनर है, वही आपके पास फिर कंटेनर है, यहां आपने पिस्टन लगा रखा है, कंटेनर में प्रेशर ऑफ द गैस आपने बढ़ा दिया पिस्टन को प्रेशराइज करके, ठीक है जी। यहां आपने गैस भर रखी है। अब आइडियल की जगह रियल गैस, आइडियल की जगह आपने कौन सी गैस भर रखी है, रियल गैस। रियल गैस में भी हाइड्रोजन हीलियम के अलावा कोई भी गैसेस भर लें, एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम, कोई भी गैसेस भर लें, ठीक है जी। हाइड्रोजन हीलियम सबको पता है स्मॉल साइज्ड गैसेज हैं, स्मॉल साइज्ड गैसेज हैं। प्रेशर वही आपने इस पे 1 atm ले रखा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्लियर, यह 1000 मिलीलीटर ले रखा है। प्रेशर आपने 2 गुना बढ़ा दिया, अब प्रेशर यहां 2 atm हो गया, ठीक है जी। और यहां जो वॉल्यूम एक्सपेक्टेड था, यहां रियल गैस का जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम था, ठीक है जी, वो आप लिख रहे हैं 500 मिलीलीटर। लेकिन अब सबसे बड़ा यहीं एक ट्विस्ट है, क्लियर, सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है, सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है। क्या ट्विस्ट है जी सबसे बड़ा, ध्यान से सुनना और समझना, क्लियर। क्या सुनोगे और समझोगे, 500 ml आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि एग्जैक्ट वॉल्यूम, जबकि एग्जैक्ट वॉल्यूम यहां जो आपके पास आ रहा है, वॉल्यूम एग्जैक्ट जो रियल गैस का आ रहा है वो लेस देन 500 ml आ रहा है, लेस देन 500 ml। क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्या है। अब आपको अगर पीछे याद हो, जो मैंने केटीजी में आपको पोस्टुलेट्स बताए थे, केटीजी में जो मैंने आपको पोस्टुलेट्स बताए थे, वो केटीजी के पोस्टुलेट्स क्या थे कि जो आइडियल गैस है वहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, जो आइडियल गैस है वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है वो नेग्लिजिबल है। लेकिन रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल थोड़ी हो सकते हैं। मान लीजिए इसमें आपने अमोनिया भरा हुआ है, मान लीजिए आपने इसमें CO2 भरा हुआ है, लिक्विड CO2 भी आती है, सॉलिड CO2 भी आती है, HCl, कुछ भी इस टाइप का आपने गैस भरी हुई है, क्लियर। तो वो जब कंप्रेस होएगी, जब उसको प्रेशराइज करोगे, तो वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से जो इसका वॉल्यूम है वो एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है, वो एक्सपेक्टेड से, क्योंकि वो कंप्रेस ज्यादा हो गया। इस बात को मैं लिख दूं, मोर कंप्रेस, जहां अट्रैक्शन ज्यादा होंगे ना,
मोर कंप्रेस्ड। आप देखिए कभी भी आपके फ्रेंड्स आए हो कोई फंक्शन पे, क्लियर, और एक कमरे में आपको एक बेड पे दो ही जने सो सकते हो, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और आपको उस दिन बातें बहुत करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप क्या करते हो कि हम एक बेड पे 3 सो जाएंगे। वो बोलता है 3 क्या भाई, एक उधर थोड़ी सोएगा, हम तो 4 ही सो जाएंगे। तो आप टेढ़े मेढ़े होकर सो जाते हो, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा है कि जहां 2 सोने थे वहां 4 सो गए। क्लियर, अट्रैक्शन फोर्स इज मोर कंप्रेस्ड। गैस ज्यादा कंप्रेस हो गई है, और गैस ज्यादा कंप्रेस होने की वजह से, गैस कंप्रेस ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम 500 ml से नीचे आ गया। तो मैं अगर इस पे P1V1, क्लियर, P2V2 लगाऊं तो प्रेशर तो 180 m था, अब प्रेशर 280 m हो गया। यहां वॉल्यूम आपके पास 1 लीटर आना चाहिए, क्लियर, और यहां है मतलब, और ये आना चाहिए आधा लीटर, जबकि आधा लीटर नहीं आ रहा। ये लेस देन, ये जो वॉल्यूम है, ये लेस देन क्या आ रहा है, 0.5 लीटर आ रहा है। दैट्स वाई इन दोनों का मल्टीप्लाई P1V1 इज नॉट इक्वल टू P2V2। तो यही तो हुआ, क्या हो गया, गैस लोज में बॉयल्स लॉ का डेविएशन हो गया, बॉयल्स लॉ एग्जैक्टली लग नहीं पाया, और हुआ क्या, P1V1 इज लेस, P1 इज ग्रेटर देन P2V2। सिर्फ वजह क्या थी, वॉल्यूम का अनएक्सपेक्टेडली डिक्रीज करना। क्यों डिक्रीज किया, कि गैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, जहां 2 आने चाहिए वहां 4 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। दैट्स वाई वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ओके, और P1V1 में से P2V2 की वैल्यू कम हो गई जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो। अब मैं एक तीसरा एक्सपेरिमेंट और करके आपको बताता हूं। उस तीसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हम हाइड्रोजन हीलियम लेकर फिर उसको हम प्रेशराइज करेंगे। जो फंडामेंटल मैंने लगाया था अमोनिया, CO2, क्लियर, इन सब पे, अब मैं यही सेम फंडामेंटल हाइड्रोजन हीलियम पे अप्लाई करूंगा। और मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन हीलियम साइज में वेरी स्मॉल है, और थोड़ा सा आप पुराने कोई भी चैप्टर, चाहे पीरियोडिक टेबल है, क्लियर, या केमिकल बॉन्डिंग है, जब भी साइज स्मॉल होएगा तब वहां रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होने लगेंगे जैसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे। तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको सीखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। वही सेम एक्सपेरिमेंट है आपके पास, वही पिस्टन लगा हुआ है, ओके, वही पिस्टन लगा हुआ है, वही आपने 1 atm प्रेशर लिख दिया है। बस अब आपने इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम टाइप की गैसेस भर ली हैं, वही सेम आपने प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया, प्रेशर आपने इंक्रीज करके डबल कर दिया है। ओके, तो आप क्या सोच रहे हैं, आप अगर फंडामेंटल लगा रहे हैं तो जैसे ही आपने पिस्टन को कंप्रेस किया, ये आपने लिखा हुआ है 2 atm प्रेशर, जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन हीलियम गैस है, जो यहाँ वॉल्यूम में आपको 1000 मिलीलीटर लिख के दे रहा हूँ P1V1 के अकॉर्डिंगली। यहाँ वॉल्यूम आपके पास एग्जैक्टली हाफ आना चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्टली हाफ नहीं आता है, क्लियर। ये आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो ग्रेटर देन 500 मिलीलीटर आएगा, और यहाँ का P1V1 इज नॉट इक्वल टू P2V2 होएगा। और इस बात को और समझ लो आप, क्लियर, इस बात को और समझ लो कि P1V1 इज इक्वल टू नॉट P2V2। तो अब ज्यादा कौन हुआ, जब आप प्रैक्टिकली इन 3 चीजों को समझ चुके हैं कि जो आइडियल गैस है उसका PV वर्सेस P का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जबकि अगर मैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम कोई भी रियल गैस ले लूं तो उसका PV वर्सेस P का जो ग्राफ बनेगा,
वो लो प्रेशर्स पे स्ट्रेट तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि तो किसके लिए है, आइडियल के लिए, उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई इसका जो ग्राफ बनेगा वो पहले वॉल्यूम कम होएगा, फिर एक रेंज के बाद बढ़ना शुरू करेगा। मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मैं यही ग्राफ हाइड्रोजन हीलियम के लिए पीवी वर्सेस पी का प्लॉट करता हूं, तो ये तो आइडियल का ही है। तो ये ग्राफ जो आपके पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं, ये गैसेस ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन। ये जब प्रेशर कम हो, मॉडरेट रेंज की बात आप मान लें, तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही हैं। और यहां एग्जैक्टली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहां P1 V1 ग्रेटर देन P2 V2, यहां P1 V1 इज लेस देन P2 V2। अगर आप इस लॉजिक को समझ गए, और इसका कंक्लूजन भी ये निकला कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग है, और यहां रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। अब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो आप गैस को दबाने की कोशिश करोगे तो गैस कम दबेगी। क्लियर? तो यू मान सकते हैं यहां कंप्रेसिबिलिटी है नहीं पहले केस में, दूसरे केस में कंप्रेसिबिलिटी है, और तीसरे केस में कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, या रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने से आप जितना उसको कंप्रेस करते हो वो रिपल्शन की वजह से वॉल्यूम प्रेशर डबल किया, हाफ होने की जगह पर हाफ से भी ज्यादा जाएगा। क्लियर? तो कंप्रेसिबिलिटी हाई, कंप्रेसिबिलिटी आपके पास इसकी क्या हो रही है, हाई। वो भी कब, जब प्रेशर आपके पास क्या हो, लो हो, मॉडरेट रेंज तक। उसके बाद एक रेंज आएगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद गैसेस इतनी क्लोज हो जाएंगी कि आप प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करोगे तो गैस दबना, कंप्रेस होना बंद कर देगी। और ये हमारे पास लेस कंप्रेसिबल है, वो है हाइड्रोजन हीलियम। उसकी वजह आप सब बच्चों को पता है, क्योंकि ये गैसेस साइज में स्मॉल है, शुरू से ही इनमें रिपल्सिव फोर्सेस वर्किंग है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को हम पीवी वर्सेस पी के ग्राफ से देख चुके हैं। कुल मिलाकर जब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर लगाने की कोशिश आप करते हो, पीवी इज इक्वल टू पी, कांस्टेंट प्रेशर पे लगाने की कोशिश करते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो बॉयल्स लॉ लगता है। और 3 एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कि पहला आइडियल का है, दूसरा आपके पास रियल का है, तीसरा आपके पास रियल का है। और अगर ये पेज आपको ढंग से समझ में आ गया तो उसके बाद आप एक्चुअल जो फंडामेंटल है उसको समझ जाओगे। और वो मैं अब आपको समझाऊंगा। तीसरा तरीका है मेरे पास, वो मेरे पास तीसरा तरीका क्या है, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है जी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लिखने का तरीका होता है Z, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ PV रियल एंड PV आइडियल। ठीक है जी, इसी को PV रियल लिखकर NRT भी लिख सकते हैं। और मैंने बोला इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। तीसरा तरीका है ये। अब मैं फिर आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे लेकर आता हूं। अगर आपको याद हो तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो आपने कंप्रेस किया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आता रहा, तो हमारे पास PV रियल और PV आइडियल प्रेशर तो कैंसिल हो जाएंगे। V आइडियल V रियल
तो यहां जो z की वैल्यू है वो 1/1 सेम बाय सेम कैंसिल हो गई। v रियल का बिहेवियर v आइडियल जैसा है, और ये आपको पता है टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इसके अलावा प्रेशर लो होना चाहिए। तो जब z इज इक्वल टू 1 हो तो आप कह सकते हैं गैस बिहेव्स आइडियल। फिर वहीं मैं आपको लेकर चलूं तो ये ग्राफ फॉलो होएगा पीवी और पी के बीच का। ठीक है, चलो जी, अब हम बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो मैंने बाकी सभी गैसेस के लिए ड्रॉ किया। अब आप देखो P1 V1 ग्रेटर देन P2 V2 था, प्रेशर बढ़ाना शुरू किया आपने, तो V रियल आपके पास कम आया, V आइडियल एक्सपेक्टेड ये था कि ज्यादा आना चाहिए क्योंकि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे थे। तो जब न्यूमरेटर आपके पास छोटा हो तो वैल्यू आपके पास 1 से कम हो जाएगी। तो जब भी कभी आपके पास किसी गैस का Z लेस देन 1 आ रहा हो, हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर घट गया। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर घटने का मतलब समझते हैं आप लोग? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिबिलिटी। किसी गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, जैसा थर्ड केस में होने वाला है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम हो गया तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो गई। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये हमारा डायग्राम, ये हमारा ग्राफ पीवी वर्सेस पी का जब बना तो मॉडरेट प्रेशर, यहां वाली रेंज की बात हो रही है, इस वाले एरिया में अभी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है जी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो सीन भी आपके सामने बना दूंगा मैं। चलो वो सीन हम यूं करते हैं, बना ही लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब आप देखिए, जब आप किसी भी गैस को प्रेशराइज करते रहें, क्लियर, 2x किया, 4x किया, क्लियर, फिर आपने प्रेशर 10x कर लिया, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, तो गैस दबती जा रही है, गैस कंप्रेस होती जा रही है। लेकिन कब तक गैस कंप्रेस होएगी? एक लिमिट तो होएगी, क्लियर। तो होएगा क्या? गैस मॉलिक्यूल्स बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर, गैस molecules becomes very close to each other, गैस मॉलिक्यूल्स बड़े क्लोज हो जाएंगे। और जब गैस मॉलिक्यूल बहुत क्लोज हो गए तो अब उनमें जैसे ही प्रेशर लगाओगे तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगे, और जैसे ही रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन हीलियम जैसा ही सीन बन जाएगा। देखो जी, ये प्रेशर PV वर्सेस P, जब तक प्रेशर कम था, एक रेंज आई जब आप प्रेशर ज्यादा हो गया, ये वाली रेंज, तो गैस मॉलिक्यूल वेरी क्लोज हो गए। उसके बाद ये पॉजिटिव डेविएशन, अब यू मानकर चले एक ये बेंच है आपके पास, यहां 2 लोग बैठे हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, एक तीसरा आकर बैठ गया, जगह नहीं थी इसीलिए, एक और आके बैठ गया, एक और आके बैठ गया, एक और आके बैठ गया, तो धीरे धीरे इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी। और अगर कोई नया एंट्री करना चाहेगा तो आप बोलोगे अब हमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, हम इससे ज्यादा दब नहीं सकते हैं। तो जितना गैस क्लोज होती चली जाएगी प्रेशर बढ़ने के साथ साथ, वैसे वैसे उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती जाएगी, उसकी Z का वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इसी सीन को हाइड्रोजन हीलियम पे लगाकर देख ले, जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन हीलियम गैसेज स्मॉल साइज गैसेज है, और जो स्मॉल साइज्ड गैसेज हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस
ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस वेरी लेस है। रिपल्सिव फोर्सेस होने की वजह से कंप्रेसिबिलिटी वेरी लेस है। जब कंप्रेसिबिलिटी वेरी लेस है, तो आप सोचकर चले, कंप्रेसिबिलिटी कम होने की वजह से आप जो ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं पीवी वर्सेस पी का, आपने प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया और गैसेस उस लेवल में कंप्रेस नहीं हो पाएंगी, तब Z इज इक्वल टू पीवी रियल, पीवी आइडियल। ये सेम प्रेशर 1 से 2 तक जाना, 2 से 3 तक, मतलब रियल पे भी सेम प्रेशर लगाना जो आइडियल पे लगा रहे हो, तो रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। दैट्स वाई न्यूमरेटर बड़ा होने से Z की वैल्यू 1 से ऊपर आएगी। फिर वही फंडामेंटल अप्लाई हुआ कि अगर किसी का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इनवर्सली टू द कंप्रेसिबिलिटी। तो ये सारी बातें मैंने आपको Z के रेफरेंस में बताई हैं। अब हम इसी चीज को एक और ग्राफ में प्लॉट करना सीखते हैं, जिससे आप एग्जैक्ट चीजों को और समझेंगे। ये मेरा चौथा तरीका है, फोर्थ मेथड टू एक्सप्लेन द डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। लो, तो P वर्सेस V का जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फॉर द रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस, तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं इस बात की तरफ कि जब मेरे पास प्रेशर जब मेरे पास क्या होएगा, यहां प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बन रहा है। प्रेशर जब मेरे पास बहुत ज्यादा है, दिस इज द प्रेशर विच इज वेरी हाई। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं इस ग्राफ की तरफ। जब आपके पास प्रेशर हाई वाली रेंज पहुंच गई है, तो जितनी भी गैसेस हैं उनका Z ग्रेटर देन 1 हो गया। हाइड्रोजन हीलियम तो पहले से ही पापी गैसेस है, साइज में छोटी हैं, तो जो साइज में छोटी है उनमें रिपल्सिव ढेरों बार आप सीख चुके हो। सभी गैसेस का Z ग्रेटर देन, कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, दबना बंद होगी, पास आ गई। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, जब आपके पास प्रेशर वेरी हाई है तो उस टाइम पे आइडियल तो आइडियल की तरह बिहेव करेगी, वो तो लाइन पे ही चलनी है ऑलवेज, पीवी वर्सेस पी के ग्राफ में। तो उसके लिए जो वॉल्यूम होएगा उसको जब हम वॉल्यूम एक्सिस पे मीट करवाएंगे, ये देखिए प्रेशर जब वेरी हाई है तो एक वॉल्यूम आइडियल गैस का है, दूसरा रियल का है। तो जो ज्यादा वाला वॉल्यूम है, कंप्रेसिबिलिटी कम हो रखी है, मैं बार बार कह रहा हूं, दबना बंद हो चुकी है गैसेस, ठीक है जी। तो ये वाला जो ग्राफ है ज्यादा वॉल्यूम वाला, वो किसका है जी, रियल गैसेस का। और दूसरा ग्राफ किसका है, आइडियल गैस का, क्योंकि आइडियल गैस तो अपने नॉर्मल तरीके से दब रही है ना, रियल दबनी बंद हो गई है व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई। हाँ, अब आप क्या करें, प्रेशर को एक ऐसी रेंज में लेकर आए जब उसका बिहेवियर कोइंसाइड कर गए, जब इनका बिहेवियर कैसा बन जाए, आइडियल। यहां दोनों का बिहेवियर मैच कर गया है। इसी को हम थोड़ी देर में एक बॉयल्स टेम्परेचर का नाम भी देंगे। फिर उसके बाद वही हरकत हो जाएगी जैसा मैं आपको बताता रहा हूं ऑलवेज, जो ग्राफ हमारा बनता है। तो कुल मिलाकर ये जो ग्राफ आप प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है जी, तो ये वाला जो प्रेशर है, प्रेशर हाई पे ये वाला जो वॉल्यूम है, ये रियल का है क्योंकि रियल गैसेस दबना बंद हो चुकी हैं। और ये वाला जो प्रेशर आपके पास हाई पे वॉल्यूम आया, वो आइडियल का है क्योंकि आइडियल गैस उसी लेवल पे कंप्रेस हो रही है जिस लेवल पे उसको पहले होना चाहिए। ओके, तो कुल मिलाकर जैसे जैसे प्रेशर कम होएगा तो जो रियल है वो ज्यादा दबनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग है। तो ये चार तरीके हैं किसी चीज को एक्सप्लेन करने के। अब आप देखिए, Z लेस देन 1 है, Z इक्वल्स टू 1 है, और वो बीकर वाला एग्जांपल भी आपके दिमाग में चला गया होगा। तो बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेट हो जाएगा। और आपको ये भी पता चल गया होगा, Z ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव डोमिनेंट कर रहे हैं अट्रैक्शन पे। यहां
अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं रिपल्शन पे, यहां कोई किसी पे डोमिनेट नहीं कर रहा। यूं मान ले अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस है ही नहीं, अट्रैक्शन और जो आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस है वो वर्किंग ही नहीं है। क्लियर है जी? तो ये सारी की सारी बातें सीखने के बाद, जेड को लर्न करने के बाद, अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर। और एक पर्टिकुलर गैस को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे हम, एक पर्टिकुलर गैस को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे। क्लियर? तो मेरी जो हेडिंग है उसको ध्यान से सुनिएगा, वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर फॉर द नाइट्रोजन गैस। हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, वेरिएशन ऑफ जेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ ही बनाने वाले हो आप, फॉर द नाइट्रोजन गैस, ओके, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है जी? तो वही ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इसका। ओके, ये आइडियल बिहेवियर हो गया, Z इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब मैं नाइट्रोजन गैस को अलग अलग टेम्परेचर्स पे लेके चल रहा हूं, तो नाइट्रोजन एट 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है जी? इसके बाद मुझे इसका टेम्परेचर घटाना है, टेम्परेचर जितना कम होएगा कूलिंग होएगी तो गैस उतना आइडियल से डेविएट करेगी। ठीक है जी? तो एक टेम्परेचर और मैं आपको मेंशन करके दे रहा हूं, 223। गैस बहुत ज्यादा डेविएट कर रही है। क्लियर? ये 223 केल्विन है। ओके, 223 -50 डिग्री और ये 100 डिग्री। अब इस बात को आपको सपोर्ट मिल गया होगा, जब भी टेम्परेचर हाई हो तो गैस आइडियल बिहेव करती है या अप्रोक्स आइडियल बिहेव करती है। जितना कम टेम्परेचर होएगा उतना गैस को दबाना इजी होएगा। क्लियर? इस ग्राफ को देख के हमें पता चल रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 223 से 373 की तरफ, क्लियर, तो जो मिनिमा ऑफ द कर्व है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फाइनली एक ऐसा टेम्परेचर रीच करेगा जहां मुझे जेड का वैल्यू वेरी क्लोज टू द आइडियल गैस, मतलब जेड के 1 के बराबर आएगा। और वो टेम्परेचर मेरे पास यहां है 323, अप्रोक्सीमेट यहां के आसपास ही ग्राफ आता है। तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है। ठीक है जी? अब मुझे एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी आपको, जिसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, टीबी, इसको हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या हुआ? अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्लियर, अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जब आपके पास Z रिमेन्स क्लोज टू 1, और ये आपके लिए नाइट्रोजन गैस के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द नाइट्रोजन गैस इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर व्हेन द नाइट्रोजन बिहेव्स आइडियल फॉर अ appreciable range of pressures, that is up to 180 m pressure। उसके बाद ये फिर बिगड़ना शुरू कर देगी। तो टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, ओके, ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ द प्रेशर्स इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर, इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला भी है, तो आगे जाकर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बॉयल्स पॉइंट ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। अगर किसी को बॉयल्स टेम्परेचर की डिपेंडेंसी पढ़नी हो, टीबी डिपेंड्स ऑन, टीबी किस पे डिपेंड करता है, तो उसका आंसर मेरे पास है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। ठीक है जी? और बॉयल टेम्परेचर से ऊपर रियल गैस फिर पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चली जाएंगी, अबो टीबी, तो जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है जी? कर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाएंगे, गैस पास आ जाएगी, मॉलिक्यूल का साइज वेरी स्मॉल हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी में एक आपको वर्ड मिलेगा फीबल। फीबल का मतलब होता है स्मॉल साइज।
और स्मॉल साइज में रिपल्सिव फोर्सेस, ढेरों बार आप मेरे को सुन चुके हो, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। ठीक है जी, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, और जैसे जैसे इसको कम करते चले जाओगे वैसे वैसे ये फिर नीचे की तरफ आएगा। तो कुल मिलाकर आप इस ग्राफ को देखकर नाइट्रोजन के बारे में सारी बातें बोल सकते हो, सारी बातें आप बोल सकते हो। क्लियर है? तो ये पीवी वर्सेस पी का ग्राफ मान लें आप, ये जेड वर्सेस पी का ग्राफ मान लें आप, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्राफ ये सेम ही बनेंगे, ये ग्राफ सेम ही बनेंगे। ठीक है जी। अब जो डिविएशन है उसके कारण जानकर हम वैन डर वाल्स इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और फिर हम रियल गैस इक्वेशन है जिसको बोलते हो वैन डर वाल्स इक्वेशन, जिसको बोलते हो वैन डर वाल्स इक्वेशन, फिर उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन के बारे में, और फिर वैन डर वाल्स इक्वेशन अलग अलग कंडीशन पे रियल गैस पे कैसे एप्लीकेबल होगी उसको भी पढ़ना शुरू करते हैं, और एंड करेंगे इसका डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे थे स्टेटसोमीटर में। तो अब हमें ये सीखना है कि जो डिविएशन हुआ उसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिविएशन ऑफ द रियल गैसेस, रियल गैसेस डिविएट हो क्यों रही है। क्लियर? तो सबसे पहली बात कि जब आप केटीजी पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो केटीजी के अंदर दो जो स्पेशल अजम्पशंस आपने सीख रखे हैं वो फॉल्टी हैं, टू फॉल्टी assumptions। क्लियर ना? टू assumptions आर फॉल्टी, टू assumptions आर फॉल्टी, दो assumptions उसके अंदर फॉल्टी हैं। अब वो फॉल्टी assumptions कौन कौन से हैं थोड़ा सा उस पर नजर मार लेते हैं हम लोग। पहली बात, हमें ये कहा गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेट जीरो। क्लियर? जबकि एक्चुअल में होता क्या है, क्लियर? आप अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, रिपल्शन फोर्स, फोर्स की बात कर रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप पे फोर्सेस। क्लियर? तो कहा गया नेग्लिजिबल है, जबकि हमारा मानना यह है कि अगर किसी रियल गैस को आप प्रेशराइज देकर, प्रेशर देकर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर किसी रियल गैस को प्रेशर देकर लिक्विड में, तो इसका मतलब उसके बीच में फोर्सेस तो है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। तो एक ये वाला जो अजम्पशन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में नेग्लिजिबल है, वो फॉल्टी है। अगर मान लो इसको सही भी मान लेते हैं तो गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगी। अगर इस अजम्पशन को हम ट्रू मान लेते हैं तो गैस कभी भी लिक्विड नहीं बनेगी। क्लियर? अगर इसको ट्रू मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है। क्लियर? लिक्विड फॉर्मेशन हमारे पास, लिक्विड फॉर्मेशन हमारे पास कंप्रेस करने से बड़ा डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि रिपल्सिव और अट्रैक्शन फोर्सेस दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। अब उसी चीज को हमने वैन डर वाल्स इक्वेशन के थ्रू आपको समझाना है। और दूसरा अजम्पशन जो हम फॉल्टी मान के चल रहे हैं, दूसरा अजम्पशन जो हम फॉल्टी मान के चल रहे हैं, हमने कहा वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब है क्या, आपने इसको अप्रोक्सीमेट जीरो कंसीडर कर रखा है, और जब जीरो कंसीडर कर रखा है तो वॉल्यूम आएगा कहां से? किसी भी गैस को लिक्विड बना तो रहे हो आप। क्लियर? जब आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, प्रेशर जब वो ज्यादा हो जाएगा तो कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा तो वॉल्यूम का आएगा ना फॉर द रियल गैस। दैट्स व्हाई हमें समझना है इन दोनों अजम्पशंस के अंदर कुछ करेक्शन लगा लें, तो वो करेक्शन लगाकर हम एक वैन डर वाल्स इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। वो आपके पास है रियल गैस इक्वेशन या फिर वैन डर वाल्स इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन जिसको आप रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं।
वैन-डर-वाल इक्वेशन, जिसको आप रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। क्लियर? अब ये रियल गैस इक्वेशन क्या है, तो मैं आपको बताऊं, आपके पास जब भी आप डिस्कशन पे आते हो तो आपके पास है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इसमें मुझे दो जगह पे करेक्शन लगाना पड़ेगा, करेक्शन इन वॉल्यूम एज वेल एज करेक्शन इन द प्रेशर। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं किस तरफ, करेक्शन। जब दो इसके अजम्पशंस फॉल्टी हो गए तो करेक्शन इन वॉल्यूम का डिस्कशन हम कर लेते हैं। करेक्शन इन वॉल्यूम, करेक्शन इन वॉल्यूम। अब आप छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे हम चीजों को सीखते हैं। हुआ क्या, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, पहली बात तो मोलिक्यूल ऑफ द गैस वेरी क्लोज हो गए। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस वेरी क्लोज हो गए। क्लियर? अब इनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई। जब वो क्लोज हुए ना तो उनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई, इंटरेक्शंस, उनके बीच इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई। रिपल्सिव फोर्सेस भी सिग्निफिकेंट हो गए। जब वेरी क्लोज आएगा तो रिपल्सिव फोर्सेस ही डोमिनेट होते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस भी वहां सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है जी। रिपल्सिव इंटरेक्शंस शॉर्ट रेंज फोर्सेज है, ये आपको पता है, क्योंकि जब वो बहुत नजदीक आएगा तभी काम करेगा। क्लियर? अब हमें ये कहना है कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्सेज हैं। बच्चों तो अपने दिमाग से थोड़ा सा सोच के देखो, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तब थोड़ी रिपल्सिव फोर्सेज लगते हैं, जब ये वेरी क्लोज हो जाए तब ये वर्किंग होंगे, तब ये काम करेंगे। ठीक है जी। अब जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट कांटेक्ट में आ गए, रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। क्लियर? बट इतना हमें समझना चाहिए, मॉलिक्यूल्स कभी भी एक दूसरे के अंदर जाने वाले नहीं हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो इम्पेनिट्रेबल, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। मॉलिक्यूल्स अभी भी क्लोज हुए हैं लेकिन इम्पेनिट्रेबल है। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए, जो आपके पास मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, जो वेरी क्लोज आ चुके हैं, तब वो सिग्निफिकेंट हो गया। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जैसा कि केटीजी में बोला हुआ था कि मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को आप इग्नोर करें। आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो सिग्निफिकेंट होएगा, वो सिग्निफिकेंट होएगा। क्लियर? अब हमें एक नया वॉल्यूम जो मिलता है, गैस का जो नया वॉल्यूम मिलता है, जो कि हमारे पास मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, गैस का न्यू वॉल्यूम। क्लियर? जो आपके पास मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, क्लियर, वो है V माइनस NB। और ये जो NB है, ये जो आपके पास NB है, ये आपको इनडायरेक्टली एक चीज इंडिकेट कर रहा है, दैट इज अ रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम। N मोल्स है और जो B है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, या फिर इसी को हम बोलते हैं को वॉल्यूम, इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्लियर? को वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, जो अवेलेबल नहीं है फॉर द मूवमेंट। क्लियर ना? तो हमें ये कहना पड़ता है दीज आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू वॉल्यूम, रिस्ट्रिक्टेड टू वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। और NB हमें बता रहा है कि टोटल वॉल्यूम में से जो वॉल्यूम अब मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊं क्या, अब यूं समझे ना, आप इसको एक्सपेरिमेंटली अपने दिमाग में लेना चाहते हैं, तो एक कंटेनर के अंदर आपके पास गैस भरी हुई है। अब मोलिकुलर वॉल्यूम अगर आप नेग्लिजिबल नहीं कर रहे हो, तो ये जो डॉट्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मैंने इंडिकेट किया है, ये अब सिग्निफिकेंट हो गया है। अब ये सिग्निफिकेंट हो गया है। अगर मैं मॉलिक्यूल्स को कंसीडर नहीं करता तो वॉल्यूम V है, अब मॉलिक्यूल सब कंसीडर हो गए, तो मेरे पास इस कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम अवेलेबल रहेगा वो V माइनस NB अवेलेबल रहेगा।
V माइनस एन बी अवेलेबल रहेगा। ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें समझना क्या है, B हमें मोलिकुलर वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, बट जो ये B है रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है, इट इज 4 टाइम्स ऑफ द मोलिकुलर वॉल्यूम। अब आप कहेंगे 4 टाइम्स कैसे हो गया? अब थोड़ा सा इन दो मोलिक्यूल्स पे नजर मारिए। जो जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनते रहिएगा। ये इसका सेंटर है, ओके। ये मैक्सिमम टच में आ चुके हैं एक दूसरे के, इससे नजदीक ये जा नहीं सकते। रेडियस इनकी RR है, ये इससे नजदीक नहीं जा सकते। क्लियर? अब जो बात मैं आपको कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अब मेरे पास ये इसका एक फील्ड हुआ, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हुआ, जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल एंट्री नहीं कर सकता है। यहां से उसको रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हुए दिख जाएंगे। अब इस बात को आप थोड़ा यूं समझें, जैसा मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मेरे पास मॉलिक्यूल्स इम्पेनिट्रेबल है, एक दूसरे के अंदर घुस नहीं सकते वो। तो यही हुआ ना। तो अब अगर आप यहां दो मॉलिक्यूल रख के बैठे हो और इसकी कैलकुलेशन करने बैठे हो, तो V ऑफ द, अगर मुझे B कैलकुलेट करना है तो उसकी तरफ बढ़ता हूं मैंने B लिखा, यहां 4/3 लिखा, यहां पाई लिखा, यहां 2r का क्यूब, क्योंकि r और r 2r हो जाएगा। सोल्व किया, 4/3 लिखा, पाई लिखा, ओके, r क्यूब लिखा, 2 क्यूब 8 हो गया। मॉलिक्यूल्स कितने थे भाई आपके पास? मॉलिक्यूल्स थे आपके पास 2। तो मैंने क्या किया, 4/3 8 इंटू ये 4/3 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, और मॉलिक्यूल आपके पास कितने थे? 2। तो मैंने क्या किया, बाय 2 कर दिया। तो B इज इक्वल टू मेरे पास 4, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल से 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो B आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इसको लॉजिकली सीखना है कि जब ये दो मॉलिक्यूल आपके पास पड़े हुए हैं, मॉलिक्यूल को हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोजेस्ट अप्रोच पे, फिर मैं कह रहा हूं दीज आर नॉट इम्पेनिट्रेबल, ये धस नहीं सकते, एक दूसरे के अंदर घुस नहीं सकते, एक दूसरे के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है कि दूसरा मॉलिक्यूल उस रेंज में जैसे ही आने की कोशिश करेगा, इमीडिएटली दैट विल फील द रिपल्सिव फोर्सेस। तो यूं मान लो कि ये इसका एक ऐसा ओरा है, इलेक्ट्रॉनिक ओरा है, जिसके अंदर दूसरे मॉलिक्यूल की एंट्री नहीं हो सकती है, क्लियर? उसको रिपल्सिव फोर्सेस फील होने लगेंगे। और अगर आप उस r क्यूब इंटू 8, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8 का हाफ करते हैं, तो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का 4 गुना आपके पास क्या निकलता है? दैट इज नोन एज द B, जिसको रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, को वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हो। बड़ी सिंपल सी कहानी थी। तो अब अगर मुझे कोई PV इज इक्वल टू nRT में V की जगह टर्म रखने के लिए बोलेगा, तो मैं लिख दूंगा उसकी जगह P V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। ठीक है जी। तो ये वॉल्यूम में करेक्शन लग गया है। अब इसके साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि B की यूनिट्स भी हमें निकाल के देनी है, यूनिट्स ऑफ द B। तो एक बात तो आपको पता ही है, इट इंडिकेट्स द वॉल्यूम। तो V इज इक्वल टू क्या लिख दिया गया? NB। ओके, बताया था ना आपको कि NB मोलिकुलर वॉल्यूम का 4 गुना है, तो ये वॉल्यूम का इंडिकेशन। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V/N, और V आपके पास क्या है? लीटर, और ये क्या लिखा हुआ है? मोल। इसी को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मीटर क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है? मोल। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? डेसीमीटर क्यूब, मोल। तो B की यूनिट पे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ओके, लीटर पर मोल, ओके, मिलीलीटर पर मोल। इस टाइप से आप B की यूनिट पे काम कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आपने इसका अगला काम करना है करेक्शन इन प्रेशर। तो एक बार ध्यान से वॉल्यूम के करेक्शन को आप वर्ड टू वर्ड सुन ले। जहां आपको दिक्कत लगती हो
डिस्कशन जरूर करें। एट हाई प्रेशर, सबसे पहली बात, एट हाई प्रेशर, ओके, molecules of gas are very close to each other, very simple, and molecular interaction start operating, बिल्कुल ठीक बात है। repulsive forces also become significant, बिल्कुल ठीक बात है, okay, and are significant when molecules are almost in contact, molecule एक दूसरे के contact में ही है, जैसे कि मैंने अगले डायग्राम में दिखाया था, almost in contact, almost in contact, clear। repulsive forces also become significant, repulsive interactions are short range interactions and are significant when molecules are almost in contact, the repulsive forces causes a molecule to behave as small but impenetrable, जैसा कि मैंने आपको बताया एक दूसरे में धस नहीं सकते, इसी बात का हम फायदा उठाएंगे कि B is equals to 4m कैसे है, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल्स आल्सो बिकम सिग्निफिकेंट, वो तो हो ही गई, मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अब सिग्निफिकेंट हो गया, इंस्टेड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम बी, अब जो मॉलिक्यूल को घूमने के लिए जगह मिलेगी, आप एक पार्क में खड़े हो, ठीक है जी, तो आप जहां पे हो वहां कोई दूसरा आ नहीं सकता, तो आपकी वाली जगह रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम की कैटेगरी में चली गई है, रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम की कैटेगरी में चली गई है, और इसी को इंडिकेट करने का तरीका हमने लगा रखा है एनबी, एनबी, तो इसी को रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम को वॉल्यूम, clear, where NB is approximately the total volume occupied by the molecules themselves. If the volume occupied by one mole of the gas molecule is V, then effective volume is 4 times the actual volume. How it is the 4 times? ये मैंने 4 times आपको explain किया है, clear। फिर हमने B की यूनिट सीख ली है, okay। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं करेक्शन इन द प्रेशर, करेक्शन इन द प्रेशर।